अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिन्यामिन शौकत एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। नाजरीन, एक बार फिर हम मुजफ्फरगढ़ में सैमसन फार्म के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ ये आप देख रहे हैं कि सारा रोड्स ग्रास काश्त किया गया है और आज भी हमारे साथ रोड्स ग्रास के माहिर अब्दुल हफीज़ साहब मौजूद हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि 2 माह कबल हमने इसी फील्ड के ऊपर आपको एक प्रोग्राम किया था आपके साथ, जो बिल्कुल छोटा और इनिशियल स्टेज पे था। तो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो ही इसकी डिफरेंट स्टेजेस आएंगी आपको इसके बारे में पूरा हम गाइड करेंगे। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त यहाँ से इस रोड्स ग्रास की एक्सपोर्ट शुरू हो चुकी है और अपने बिल्कुल ये जोबन पे खड़ा है। जैसा कि आप देख रहे हैं बैक साइड पे ये बिल्कुल तैयार खड़ा है और यहाँ से एक्सपोर्ट इसकी इस वक्त कंसाइनमेंट जा रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो नाज़रीन, हफीज़ साहब से आज हम बात करेंगे इस हवाले से, इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से और एक्सपोर्ट प्रोटोकॉल्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल कैसे है? हैं आप सर? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हमारे व्यूअर्स ने आपका रोड्स ग्रास का प्रोग्राम बहुत पसंद किया था और बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी स्पेशली कि हमें इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस के बारे में गाइड किया जाए। तो अब चूँकि हमारी हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है और हमारे कंटेनर एक्सपोर्ट के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको दोबारा ज़हमत दी जाए। जी बिल्कुल, जब आप आए थे पहली दफ़ा तो आपने देखा था क्रॉप उस टाइम बहुत छोटी थी, तो इस पे हमने अपनी फर्टिगेशन प्लान जो हमारा था वो उसके हिसाब से हम चलते रहे। तो तकरीबन आज कोई 1 डेढ़ महीने बाद क्रॉप बिल्कुल अब हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है और कुछ इवन हमारी हार्वेस्टिंग हो भी रही है, जहाँ से हम अपनी हार्वेस्टिंग के बाद बेलिंग करके उसका जो मॉइस्चर लेवल होता है उस पे बेलिंग करके तो कंटेनर्स वगैरह जो हैं वो लोड हो रहे हैं वहाँ से। नाज़रीन, चूँकि इस वक्त हम फील्ड में खड़े हैं और ये मुमकिन नहीं है कि सारे स्टेप्स यहाँ दिखाए जाएँ, लेकिन हम आपको स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग हर चीज़ दिखाएंगे, तमाम मराहिल मशीनरी का इस्तेमाल और इसकी जो इसकी कटिंग होती है और बाद में इसकी बेलिंग होती है और इसको ड्राई किया जाता है और मूवर इसके ऊपर चलता है, वो सारे स्टेप्स आपको हम स्क्रीन पे रिकॉर्डेड वीडियो की सूरत में दिखाएंगे, जो इसी फील्ड में दूसरे जो खेत हैं वहाँ से जब ये कटा है तब उसके प्रोसेस हमने रिकॉर्ड किए, वो आपको हम सारे दिखाएंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो आपने ये बिल्कुल यानी जो चुलिस्तान वाला इलाका है या थल का इलाका है, ये बिल्कुल उसी तरह रेत है। मुजफ्फरगढ़ सबको पता है कि उस मतलब रेत के टीले हैं, तो ये भी बिल्कुल रेत का टीला है। तो इसके ऊपर इतनी ग्रीनरी, हम चाहेंगे कि मुख्तसर जिन लोगों ने पहले प्रोग्राम नहीं भी देखे उनको भी थोड़ा सा बता दें कि यहाँ रेत में, सैंडी सॉइल में आपने ये सरसब्ज खेत कैसे उगाया। बेंजामिन भाई, यहाँ पे जो है फ्लड इरिगेशन के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमने जो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट की है वो सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम है, जिसके ज़रिए से आप जितना मर्ज़ी थाल लो उसको एक नॉर्मल सा लेवल करके ना उस सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम के तहत आप जितना भी थाल हैं उनको आबाद कर सकते हैं और इस तरह की लश ग्रीन क्रॉप उससे ले सकते हैं। तो इस तरह थाल आबाद करने के लिए सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। फ्लड इरिगेशन पे आप कर तो लेंगे लेकिन उस पे आपकी कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाएगी। अच्छा, इस पे खर्चा कितना को आता है खादों का? खादों का मैक्सिमम 2 से 3 खादें एक कट पे लगती हैं, जो कि एक कट 1 महीने में तैयार हो जाता है। ज़्यादातर यूरिया उसके साथ कोई फास्फोरसी कोई खाद जो वाटर सॉल्युबल हो वो हम इस्तेमाल करते हैं। यानी एक दफ़ा बीज का खर्चा, उसके बाद रूटीन में या कटिंग वगैरह की जो मशीन इस्तेमाल होनी है उसका खर्चा, या 2 बैग यूरिया के? बिल्कुल ऐसे ही है, और सीड एक टाइम लगना है, वही सीड फिर आपका 6-7 साल चलेगा। और सर, तो बेहतरीन मौसम कौन सा होता है इसको सो करने? बेहतरीन जो मौसम है वो मार्च 15 मार्च मार्च के फरवरी एंड से मार्च में आप जिस टाइम भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर जब वेदर हार्श हो जाता है, टेम्परेचर 40 प्लस चला जाता है, तो उस टाइम इसको थोड़ा इश्यूज आता है। अदरवाइज़ इसको कोई इशू नहीं, जिस टाइम भी आप लगाना चाहें। बाद में आप अगर जून जुलाई पास करके अगस्त के बाद ऑनवर्ड फिर आप शुरू कर सकते हैं, नवंबर तक किसी भी सीज़न पे आप लगा सकते अच्छा हैं सर, हम इसको। देख रहे हैं कि गुज़श्ता साल से रोड्स ग्रास एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे पाकिस्तान में एक इसकी ग्रोथ हो रही है, तो आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न है, और ये जो रोड्स ग्रास है इसका फ्यूचर कहाँ आप देख रहे हैं? उसकी एक ख़ास वजह ये है कि पहले जो जीसीसी में एक्सपोर्ट होता था ज़्यादातर वो आता था सूडान से। अभी सूडान का जितना भी रोड ग्रास के एक्सपोर्टर थे वो सूडान में हालात ठीक ना होने की वजह से वहाँ से बंद हो गया है। तो वहाँ पे जितने भी एक्सपोर्टर हैं उन्होंने अब पाकिस्तान का रुख किया है।
पाकिस्तान का एक तो इन्वायरमेंट ड्राई है, रोड ग्रास के लिए बहुत सूटेबल है, प्लस ये जो थल के रकबे हैं ये उससे भी जो सूडान में क्वालिटी पैदा होती थी वो आप थल में उस तरह की आप क्वालिटी पैदा कर सकते हैं। अभी पाकिस्तानी फार्मर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो सूडान टाइप की जितनी भी क्वालिटीज़ है वो पाकिस्तान में अब प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये सारा जीसीसी में एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ी है तो उसकी वजह से फिर पाकिस्तान में फार्मर्स को थोड़ा नॉलेज आया, शऊर आया, तो उन्होंने फिर ये सारा रोड ग्रास एक्सपोर्ट करना और इसको काश्त करना शुरू किया है। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो क्या समझते हैं कि आपका तो बहुत विसी स्केल पे लगा हुआ है, हज़ारों एकड़ से है, लेकिन हम फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर बात करें तो उसको जिसके पास जितना रकबा होगा वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम एक जो यूनिट है वो एकड़ का रखते हैं, एकड़ पे बात कीजिए तो कितनी प्रोडक्शन आ जाती है और उसमें फार्मर को क्या बचता है? एकड़ पे आपका कट तैयार होने तक एक लेवल लैंड के ऊपर, लैंड की प्रिपरेशन के बाद जो पहला कट तैयार होने तक 1 एकड़ के एक्सपेंसेस हैं वो तकरीबन 40 से 45,000 तक चले लेकिन जाते हैं। उसमें बीज भी आ गया ना, बीज उसमें तो वन टाइम की कॉस्ट है, टोटल बीज अगर हम माइनस कर दें बीज माइनस कर दें तो मैक्सिमम इसका तकरीबन कोई 20,000 22,000 रुपीज़ के करीब 1 एकड़ की कास्ट है। तो उसके बाद जो आपको पहले कट की यील्ड आती है वो ऑलमोस्ट 1 टन आती है। उसके बाद हर महीने आपकी वो डबल हो जाती है, समझ लें कि 2 टन तक आपकी यील्ड चली जाती है हर कट पे। हर कट पे। हर कट पे 2 टन यील्ड है और इससे साल में 9 कट देने हैं। साल में ये 8 से 7-8 कट देता है। हाँ, तो हाँ ये जी। क्या साल का क्या बन गया फार्मर का? ऑन एवरेज तकरीबन आप एक कट जो है उसका पर एकड़ का कोई 50,000 के राउंड अबाउट सेल हो जाता है, मिनिमम एक एवरेज जो प्राइस है। तो उसमें से आपका कोई 22,000 कास्ट होती है, प्रोडक्शन कास्ट जो है। बाकी आप यानी हर 25 कट पे 25 से 30 हज़ार रुपये पर एकड़ आपको रेवेन्यू, और 30 को अगर हम 8 से ज़रब दें 2,40,000 रुपये ईजिली आप पर अन्नम 1 एकड़ से ले सकते यानी हैं। सारे एक्सपेंस निकाल सारे के हम एक्सपेंस फी एकड़ निकाल 2.25 लाख से 2.5 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, इसमें सेल का कोई इशू तो नहीं आता? सेल का इशू होता है, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं बनी तो उस टाइम आपको इशू आ सकता है, फिर वो आपका सेल फिर भी हो जाता है, वो फिर बी ग्रेड में चला जाएगा, उससे ज़्यादा अगर क्वालिटी ख़राब होगी तो सी ग्रेड में चला जाएगा, लेकिन सेल हो जाता है। इवन कि अगर आपके 2-3 कट आपको होल्ड भी करने पड़ते हैं तो जब नवंबर आता है तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा चली जाती है। आगे फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसकी ग्रोथ नहीं होती, वो ना होने की वजह से फिर आपके पास जितना भी स्टॉक पड़ा होता है वो सारा सेल आउट हो जाता है। अच्छा, एक कैटेगरी का प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर्स को बताएं वो क्या तरीका है, एक कैटेगरी की रोड्स ग्रास कैसे प्रोड्यूस करें? एक कैटेगरी के लिए पहले तो उनको खाद मुतवाज़न इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी हो और कलर बिल्कुल लश ग्रीन रहे, और उसकी फ्लावरिंग 5% से ज़्यादा फ्लावरिंग ना होने दें, क्योंकि जब फ्लावरिंग ज़्यादा हो जाती है तो इसका स्टेम हार्ड हो जाता है। स्टेम हार्ड होता है तो उसको ड्राई करने के लिए टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। जब टाइम ज़्यादा देंगे तो उसका कलर सारा फेड हो जाता है। कलर जब उसका लश ग्रीन या ग्रीन नहीं रहता तो फिर उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब होती है, उस टाइम फिर मसले आते हैं। अच्छा, जब इसको हम ड्राई करते हैं, सन ड्राइंग इसकी करते हैं, तो उस वक्त भी तो उसका कलर चेंज उस टाइम अगर आपकी क्रॉप आपने फ्लावरिंग से पहले काट ली है तो वो आपकी 1 से 1.5 दिन में सारी क्रॉप ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा कलर लॉसेज नहीं होते, तो आपकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। अच्छा, चलिए, एक तो आपने बता दिया कलर जो है वो हमने ग्रीन रखना है। इसके अलावा जब हम इसको काटते हैं तो उसमें क्या प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखे किसान? कटाई के बाद इसको टाइम पे इसकी स्प्रेडिंग मशीनरी बड़ा मैटर करती है। अगर आपके पास मशीनरी नहीं है तो फिर आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि सारी गेम इसमें मशीनरी की है। टाइम पे अगर उसकी कटाई नहीं हुई, टाइम पे स्प्रेडिंग और टाइम पे बेलिंग नहीं हुई तो आपका कलर उससे जा सकता है। अगर ये सारा कुछ आप मैनेज कर सकते हैं, आपके पास लाइक भी कंटेनर्स का इशू आ जाता है, कंटेनर्स लेट हैं, तो फिर आपको प्रॉपर स्टोरेज आपके पास होनी चाहिए ताकि आप इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, और आप कलर सेव कर लेंगे तो फिर आपकी क्वालिटी जो है ना वो रहेगी, आपको क्वालिटी की प्राइस मिलेगी। कितने दिन में ड्राई हो जाता है फील्ड में जब एक दफ़ा आप स्प्रेडिंग? नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, स्प्रेडिंग का मतलब ये है कि जब आपने फसल काटी है तो उसको आपने धूप लगवाने के लिए उसको अपनी जगह से उल्ट पुल्ट करना है ताकि उसके सारे हिस्से जो हैं वो अच्छी तरह से उनको धूप लगे। ये स्प्रेडिंग है। तो सर, कितने दिनों में प्रॉपर स्प्रेडिंग होती रही तो कितने दिनों में ये ड्राई हो जाती है? गर्मियों में जैसे आजकल टेम्परेचर 40+ जा रहा है तो मैक्सिमम 2 धूप लगती है, 2 धूप लगने के बाद इसकी बेलिंग हो जाती है।
तो 2 दिन तकरीबन इसको आपने ड्राई करना होता है। फार्मर को कैसे पता चलेगा कि ये अब ड्राई हो गया? आजकल मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, मॉइस्चर मीटर अवेलेबल हैं, उससे बाकी जो थोड़ा बहुत एक कॉमन सेंस है, आप फील्ड में जाएं, उसको रोड ग्रास को तोड़ के देखें, अगर सारा आसानी से टूट जाता है, थोड़ा सा एक गट्ठी सी बना लें तो उसका मॉइस्चर ठीक है। यानी कड़क की आवाज़ आ कड़क रही की है तो आवाज़ टूट गया है, अगर नहीं बिल्कुल आई तो इसका मतलब उसमें मॉइस्चर मॉइस्चर मौजूद है। और आइडियली 10% तक इसका मॉइस्चर जो है वो 12% से नीचे 12-13% से, इससे ऊपर जाएंगे फिर जब एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं आपको। चलिए, ये हार्वेस्टिंग का था। अब अगर इसकी स्टोरेज की बात कीजिए तो स्टोरेज में क्या क्या प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है? स्टोरेज के लिए आपको प्रॉपर एक शेड चाहिए जिसमें आप उसको बारिश और डायरेक्ट सनलाइट से बचा सकें। तो इस किस्म का शेड हो जिसमें डायरेक्ट जो है ना वो सनलाइट ना पड़े रोड ग्रास के ऊपर, तो वो स्टोरेज इसके लिए इनफ है। वेंटिलेशन हो, बिल्कुल बंद स्टोरेज ना हो कि अंदर ह्यूमिडिटी की वजह से फंगस शुरू हो जाए। यानी हवा का अखराज होना हवा का चाहिए, अखराज लाजमी, ये ज़रूरी है। क्रॉस वेंटिलेशन, एक क्रॉस तरफ से हवा आए, वेंटिलेशन, हाँ दूसरी तरफ से जी बाहर निकले। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, ये स्टोरेज के प्रोटोकॉल, स्टोरेज उस वक्त करनी पड़ेगी अगर आप होल्ड करते हैं अपने पास, होल्ड मार्केट में करते हैं रेट अच्छा नहीं हाँ मिल रहा जी तो आप होल्ड कर लें, जब अच्छा रेट बिल्कुल, मिले तब आप सेल तब करें। आप सेल कर जाहिर है सकते जब मार्केट में प्रोड्यूस ज़्यादा आ जाएगी, डिमांड सप्लाई के फार्मूला के तहत उसकी प्राइस नीचे चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर है, आप अच्छी प्राइस लेना चाहते हो तो इसका मतलब आपको होल्ड करना पड़ेगा। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा ये हमारे स्टोरेज प्रोटोकॉल, इसमें सेल्स, आम फार्मर जो है जिसकी एक्सेस नहीं है एक्सपोर्टर तक, वो इसको सेल कैसे करेगा? सेल आजकल पाकिस्तान में काफ़ी लोग हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ग्रुप्स भी बने हुए हैं, वैसे भी हर बंदे को पता चल जाता है आजकल ये इसको सेल करना कोई इतना मसला नहीं है। पाकिस्तान में काफ़ी एक्सपोर्टर मौजूद हैं, तो आपको उन तक पहले अप्रोच करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि मेरे पास इतनी क्रॉप है और उसकी क्या कंडीशन है, क्वालिटी कैसे है। अगर आप अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं तो एक्सपोर्टर को किसी न किसी तरीके से पता चल ही जाता है कि फ़लाँ फार्मर के पास क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। इवन कि फिर आप 10 एकड़ पे भी कर रहे हों तो वो आपको अप्रोच करते हैं, जिधर भी हों आपको वो खुद ढूंढेंगे। इसको सेल करना कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम नहायत मशकूर हैं अब्दुल हफीज़ साहब के, जिन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया, और इसके बाद हम सैमसन फार्म्स की मैनेजमेंट के मशकूर हैं जिन्होंने हमें ये फार्म पे रिकॉर्डिंग का मौका दिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम रोड्स ग्रास के बारे में मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आपको देते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।